मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी अपनी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोमलदीप कौर बेदी, सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ आई सर्जन, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे काला मोतियाबिंद के बारे में, जिसे कि हम ग्लूकोमा भी कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में 6 मार्च से 12 मार्च तक काला मोतिया का वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ग्लूकोमा। काला मोतिया आंख की वो बीमारी है जो कि हमारी आंख की नस या ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। ऑप्टिक नर्व हमारी आंख के अंदरूनी भाग से रेटिना, जिसे आम भाषा में हम पर्दा भी कहते हैं, सिग्नल्स लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन में फिर जब ये सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं हमारे विजुअल एरिया में, तो इमेजेस हम परसीव करते हैं। काला मोतिया के बारे में जागरूकता क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीमारी में हमें इनिशियल स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं आते। इसी कारण से इसे साइलेंट किलर ऑफ साइट या साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है। बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त भी हैं तो हो सकता है आपको कोई भी लक्षण ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने आई डॉक्टर के पास रेगुलर या रूटीन आई चेकअप के लिए जाते हैं, आपके आई डॉक्टर एग्जामिनेशन करने पे आपको डाउट क्रिएट करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, दैट इज़ हाउ ग्लूकोमा इज़ डायग्नोस्ड। सो इस वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक को मनाने में हम जागरूकता क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जानें, जागरूक हों और इसके लिए जांच करवाएं। इसमें लक्षण ना होने का मेन कारण ये होता है कि इस बीमारी में हमारी पेरिफेरल विजन या साइड विजन अफेक्ट होती है। हमारी डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर कार्य हम अपनी सेंट्रल विजन से करते हैं। इसलिए अगर हमारी साइड विजन में या पेरिफेरल विजन में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स, रैंडम ब्लाइंड स्पॉट्स इनिशियल स्टेजेस में अपीयर भी होते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। दैट इज़ हाउ इट गोज़ अननोटिस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। बाय द टाइम पेशेंट को कोई लक्षण आने शुरू होते हैं या पता चलता है कि दृष्टि में कोई खराबी आ रही है, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व का जो पार्ट, न्यूरॉन्स का जो पार्ट डैमेज हो चुका होता है उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। किसी भी ट्रीटमेंट से ऑप्टिक नर्व के डैमेज को रिकवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बीमारी का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इसको डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकें और आपकी दृष्टि हानि को प्रोग्रेस होने से बचा सकें। आइए अब हम जानते हैं कि ग्लूकोमा में होता क्या है आंख के अंदर। हमारी एक सेहतमंद आंख एक एक्वस ह्यूमर नाम का तरल पदार्थ और द्रव लगातार लघु मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करती रहती है। ये द्रव आंख के फ्रंट हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में लगातार संचारित होता है, सर्कुलेट होता रहता है। जितना मात्रा में ये एक्वस ह्यूमर बनता है उतनी ही मात्रा में धीरे धीरे इसका निकास भी होता रहता है आंख में से। इसका निकास का जो मेन पार्ट होता है आंख में, उसे हम ट्रबैकुलर मैशवर के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम ड्रेनेज एंगल भी बोलते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है, या तो एक्वस ह्यूमर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर ट्रबैकुलर मैशवर जो कि ड्रेनेज एंगल है उसमें डैमेज होने के कारण निकास होना कम हो जाता है। आप एक ऐसी कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंक टैंक है जिसमें कि एक निकास का रास्ता है और ऊपर एक टैप है जिसमें से पानी आ रहा है। ऊपर वाला टैप आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर बनाने वाला हिस्सा है आंख का। अगर हम नीचे से निकास की नाली को बंद कर दें और ऊपर से टैप से पानी आता रहे
तो सिंक में पानी भरता जाएगा और धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार आँख में जब ट्रबैकुलर मेशवर्क में खराबी होने लगती है और एक्वस ह्यूमर का निकास कम होने लगता है, आँख में धीरे धीरे एक्वस ह्यूमर का दबाव बढ़ने लगता है, जिसे कि हम इंट्राऑकुलर प्रेशर भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे आँख के अंदरूनी दबाव को हम इंट्राऑकुलर प्रेशर कहते हैं। इंट्राऑकुलर प्रेशर जब धीरे धीरे बढ़ता है तो ये आँख की नस, जैसे कि मैंने पहले बताया ऑप्टिक नर्व, उस पे डैमेज करता है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ये डैमेज धीरे 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 बढ़ता रहता है, इसीलिए हमें इनिशियल स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं आते हैं। जब तक ये डैमेज बढ़ के उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि पेशेंट को उस आँख से दिखना कम हो जाता है, उस टाइम तक ऑलरेडी नर्व बहुत डैमेज हो चुकी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो पार्ट नर्व का डैमेज हो जाता है उसकी कोई रिकवरी नहीं होती। ट्रीटमेंट करने से हम फर्दर विजन लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डैमेज को रोक सकते हैं, बट ऑलरेडी हुए डैमेज को हम रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए ग्लूकोमा की जांच करानी बहुत आवश्यक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एज पे हमें ग्लूकोमा की जांच करानी चाहिए। आइडली स्पीकिंग 45 इयर्स एंड अबव हर इंसान को रेगुलर, जैसे हम अपना बाकी बॉडी चेकअप कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, ईयरली हमें आंखों का डिटेल चेकअप कराना चाहिए। एक बहुत गलत धारणा है, हम मोस्टली सोचते हैं कि हमने चश्मे की जांच करा ली तो हमारी आंख की जांच हो गई। चश्मे की जांच होना सिर्फ एक नज़र की टेस्टिंग है, उसमें आंख की हेल्थ को नहीं जांचा जाता। आंख की हेल्थ की जांच सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर ही डिटेल में कर सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं, एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंट्राऑकुलर प्रेशर चेक करना। साथ ही साथ अगर कुछ पेशेंट्स में जिनकी आँख की बनतर ऐसी होती है कि हमें लगता है कि उनको फ्यूचर में ग्लूकोमा होने का या काला मोतियाबिंद होने का रिस्क हो सकता है, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ग्लूकोमा, उन पेशेंट्स में हम डिटेल में ड्रेनेज एंगल भी जांचते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ट्रबैकुलर मेशवर्क। साथ ही साथ इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है कि आपका सिर्फ दबाव में ही अंतर आए, और या दबाव नॉर्मल भी हो सकता है, बट ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन, और जिसे कि हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी भी कहते हैं, उसकी जांच करने पे ही हमें एक डेफिनेटिव ग्लूकोमा का डायग्नोसिस होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आई एग्जामिनेशन में, खास करके ग्लूकोमा के एग्जामिनेशन में। आँख के दबाव की जांच, इंट्राऑकुलर प्रेशर चेकिंग, आँख के ड्रेनेज एंगल की जांच, जिसे कि हम मेडिकल भाषा में गोनियोस्कोपी के नाम से भी जांचते हैं, आँख के नर्व, ऑप्टिक नर्व की जांच ऑफ्थेल्मोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। कुछ और अगर इन तीनों टेस्टों में, जांचों में हमें थोड़ा बहुत भी डाउट क्रिएट होता है, तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें कि हम आपका विजुअल फील्ड चार्टिंग करते हैं, जिसे कि हम पेरीमेट्री भी बोलते हैं। इसमें हम आपके विजन फील्ड में कोई अगर ब्लाइंड स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं तो उसको चार्टिंग किया जाता है। एक और टेस्ट होता है जिसे हम पैक्सीमेट्री बोलते हैं, जिसमें हम आपकी कॉर्निया की मोटाई को चेक करते हैं, क्योंकि हर इंसान का इंट्राऑकुलर प्रेशर डिफरेंट होता है एंड इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमारी आँख की फ्रंट वाली पुतली, जिसे कि हम कॉर्निया भी कहते हैं, उसकी मोटाई के साथ। तो इसकी जांच करना, इसकी मोटाई जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि किन लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, रूटीनली 45 इयर्स एंड अबव सभी को जांच करानी चाहिए। किन लोगों को ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। फ्यू रिस्क फैक्टर्स आर सब, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का मतलब है
अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है, काला मोतिया है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को, किसी को, माता पिता को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी सिबलिंग को, बहन भाई को, तो आपको ग्लूकोमा होने का रिस्क 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. Second risk factor is aging. As the age advances, people 60 years and above, they are more prone to develop glaucoma. अगर आपको कभी भी आंख में कोई इंजरी हुई है, चाहे वो चाइल्डहुड में ही हुई है, ब्लंट ट्रॉमा, जैसे कि कई बार खेलते हुए बच्चों में शटलकॉक इंजरी हो जाती है या कोई बॉल लग जाती है, तो फिर भी आपको लेटर ऑन लाइफ में भी ग्लूकोमा होने का रिस्क रहता है. तो कोई भी इंजरी हो तो आपको रेगुलर लाइफ लॉन्ग जांच कराते रहना चाहिए. अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स. स्टीरॉयड दवाइयाँ, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत फॉर्म्स में यूज़ होती हैं. कुछ पेशेंट्स को उनकी अदर बीमारियों के लिए, डिजीज़ के लिए रेगुलर स्टीरॉयड्स लेना पड़ता है. जैसे कि पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, उनको इम्यूनोसप्रेशन के लिए स्टीरॉयड्स लेना पड़ता है. एस्थमेटिक्स हो गए, उनको रेगुलरली स्टीरॉयड इन्हेलर लेने पड़ते हैं. कोई ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको रेगुलरली स्टीरॉयड क्रीम्स का यूज़ करना पड़ता है. या आंख में एलर्जी है बहुत सवियर, जिसके लिए आपको स्टीरॉयड्स आई ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, तो भी आपको ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है. इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स, जो कि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स में अगर स्टीरॉयड किसी भी फॉर्म में यूज़ किए जाएं, उनको ग्लूकोमा होने का रिस्क रहता है. सो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के कारण स्टीरॉयड्स रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो अपने आई डॉक्टर के पास जाके ग्लूकोमा के लिए जांच ज़रूर करवाएं. अनदर रिस्क फैक्टर इज़ हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स. रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी कि चश्मे का नंबर, जैसे कि हाई माइनस नंबर, जिसे कि हम मायोपिया कहते हैं, हाई प्लस नंबर, जिसे कि हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. इन दोनों में भी ग्लूकोमा होने का रिस्क काफ़ी होता है. अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक इलनेस, तो भी आपको ग्लूकोमा होने का रिस्क कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो इन सब रिस्क फैक्टर्स में आपको जांच थोड़ी अर्ली शुरू करवानी चाहिए, आफ्टर 40 ईयर्स एंड अबव. नॉर्मली मैंने बताया जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, 45 years and above, and people who have any of these risk factors which I just mentioned, they should get the checkup done little earlier after 40 years of age. ग्लूकोमा के मुख्य, जैसे मैंने आपसे बताया, कारण होता है आंख में दबाव पड़ना. एंड इसके दो मुख्य टाइप्स होते हैं. दो टाइप का होता है मेनली, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. हमारी एशियन पॉपुलेशंस में दोनों की इक्वल प्रोपेंसिटी है. कॉकेशियंस में ज़्यादातर ओपन एंगल टाइप का ग्लूकोमा होता है, बट एशियंस में दोनों की इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर है. प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज ट्रबैकुलर मेशवर्क से होता है. उसका निकास का जो रूट होता है वो धीरे धीरे उसकी फंक्शन करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है. इसको कई साल लगते हैं, जिसमें कि आपका धीरे धीरे आंख का अंदरूनी प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता रहता है. इस वाली टाइप में ज़्यादातर लक्षण नहीं आते हैं पेशेंट्स को. बाय द टाइम यू गेट सिम्टम्स, इट्स वेरी लेट. अनदर रीज़न इज इसमें लक्षण ना आने का कि यूजुअली ये बीमारी एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट करती है. इसका मतलब ये कि आपकी दोनों आंखें बहुत रेयरली इकट्ठी इन्वॉल्व होती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही आंख में ग्लूकोमा शुरू होता है और दूसरी आंख इनिशियली नॉर्मल रहती है. तो डे टू डे लाइफ में जब आप दोनों आंखों को यूज़ कर रहे हैं, बाइनोकुलर विजन यूज़ कर रहे हैं,
तो अगर एक आंख अर्ली स्टेज से ग्रस्त भी है तो आपको कोई लक्षण नहीं आता है। दूसरी प्रकार का ग्लूकोमा जो कि मैंने बताया क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है, इसमें कुछ पेशेंट्स को लक्षण आ सकते हैं। इसमें जो ड्रेनेज एंगल होता है वो पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है हमारे आंख के अंदरूनी मसल के साथ, जिसे कि हम आइरस भी कहते हैं। इसमें प्रेशर थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए कई पेशेंट्स को वार्निंग साइंस या जैसे कि हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे कि आंख में दर्द होना, आंख से सिर की तरफ दर्द का जाना, आंख का लाल होना, नोजिया और वॉमिटिंग। अगर प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़े तो नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को रोशनी के अराउंड इर्द गिर्द रंग बिरंगे गोले भी दिखते हैं, जिसे कि हम कलर्ड हेलोज कहते हैं, लाइट का फैलना। ये सब एक वार्निंग सिम्टम्स हो सकते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में। कुछ पेशेंट्स की आंख की बनतर ऐसी होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और साथ में उनको कैटरैक्ट आना शुरू होता है तो आंख का ड्रेनेज एंगल नैरो होता जाता है, जिससे कि हमारा आंख का प्रेशर बढ़ने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो इस कारण से ये सभी कारणों से एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपका ज़रूर होना चाहिए आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज। अब हम आते हैं ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। अभी हमने डिस्कस किया ये कैसे होता है, कहाँ पे डैमेज होता है, इसके प्राइमरीली कौन से प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट में। आई कैन सी फ्यू क्वेश्चंस पॉपिंग अप which I have answered many of them fully. What causes काला मोतिया, वो मैंने अभी जैसे बताया आपको कि ट्रोबैकुलर मैशवर्क निकास वाले ड्रेनेज एंगल में डैमेज होने से आंख का दबाव बढ़ता है और काला मोतिया होता है। ग्लूकोमा डिटेक्ट कैसे होता है वो भी मैंने अभी आपसे जैसे एक्सप्लेन किया कि आंख का प्रेशर, टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, आंख की नस का चेकअप, ये सब चेकअप से ग्लूकोमा डिटेक्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज in the form of medicines, eye drops. Medical treatment is the first line of treatment for both open angle as well as closed angle. बट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में एक एडिशनल ट्रीटमेंट भी किया जाता है जिसे कि हम लेज़र आयरेडोटमी कहते हैं। इसमें हम लेज़र के द्वारा, लेज़र की किरणों के द्वारा आइरस मसल में जो कि हमारे ड्रेनेज एंगल को ब्लॉक कर रहा है उसमें एक होल क्रिएट करते हैं ताकि आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर का दबाव नॉर्मल रहे और एक्वस ह्यूमर रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली संचारित होता रहे। ओपन एंगल ग्लूकोमा पेशेंट्स में लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी यूजुअली उन केसेस में की जाती है जिनमें कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से उनका आँख का दबाव, इंट्राऑकुलर प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उन स्टेजेस में हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ट्रीटमेंट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो ये है कि कंप्लायंस विद द ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने ग्लूकोमा तो डायग्नोज कर दिया, आपका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, पर अगर आपने रेगुलरली उन मेडिकेशंस को, आई ड्रॉप्स को यूज़ नहीं किया और यू आर इरेगुलर, कभी डाल लिया, कभी भूल गए, मिस हो गई मेडिकेशन, तो आपका ग्लूकोमा बढ़ता रहेगा। इसलिए ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में पेशेंट का भी उतना ही रोल है जितना कि डॉक्टर का रोल है। दोनों के कलेक्टिव एफर्ट से ही हम आपकी विजन लॉस को होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, आपके विजन को रिस्टोर कर सकते हैं। सो जब आपके आई डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेगुलरली उन मेडिकेशंस को जैसे भी आपको डॉक्टर ने डायरेक्शंस दी हैं
उसके अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ आई ड्रॉप्स रेगुलरली यूज़ करें और एक भी डोज आपकी मिस ना हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जिसमें कि हमें रोज़ दवाई खानी पड़ती है, तभी हमारा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ महीने दवाई खाई और हमारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन क्योर हो। उसी प्रकार ग्लूकोमा में रेगुलर लाइफ लॉन्ग आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है आई ड्रॉप्स के फॉर्म में। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ट्रीटमेंट इज रेगुलर फॉलो अप। अगर आप रेगुलरली ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही ड्रॉप्स आपको कई सालों तक काम करते रहें। बॉडी में एक टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है कुछ मेडिकेशंस के लिए। वही दवाइयाँ जो पहले बहुत कारगर होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर कंट्रोल करने में, जैसे जैसे आपका डिजीज़ प्रोग्रेस करता है या ट्रबैकुलर मेशवर्क में डैमेज बढ़ता जाता है, तो वही दवाइयाँ आपके इंट्राऑकुलर प्रेशर को कंट्रोल करने में कुछ सालों बाद नाकाम हो जाती हैं। इसीलिए आपको रेगुलरली, चाहे आप रेगुलर ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं, आपका प्रेशर भी कंट्रोल्ड है, फिर भी रेगुलरली जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। So compliance, regular installation of eye drops and regular follow up, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर ट्रीटमेंट में है विजुअल फील्ड टेस्टिंग। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम आपके ब्लाइंड स्पॉट्स की चार्टिंग करते हैं आपके विजुअल फील्ड में। पूरे दिन में 24 आवर्स में हर पल हमारा आँख का दबाव चेंज होता रहता है। मॉर्निंग टाइम आपका आँख का दबाव और है, दोपहर में और है, इवनिंग में और है। तो हो सकता है जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मान लो आप डॉक्टर के पास हमेशा आफ्टरनून में ही जाते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर चेक करवाने, तो आपका दबाव हमेशा नॉर्मल आता है और आप ये इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं दवाई भी रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, मेरा दबाव भी हमेशा नॉर्मल आता है। बट उसके बावजूद भी डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है। इसी फैक्टर को जानने के लिए हम रेगुलरली विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं, जो कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ डिजीज़ 4 to 6 मंथ्स में हम रेगुलरली करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, मॉर्निंग टाइम दबाव और है, इवनिंग टाइम और है, एंड फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका विजुअल फील्ड डिटीरियोरेट होता रहेगा, विजन लॉस होता रहेगा इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ट्रीटमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम यूजिंग मेडिकेशंस, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर विजुअल फील्ड टेस्टिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रीटमेंट में। जैसे कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल का थीम है वर्ल्ड इज़ ब्राइट, सेव योर साइट। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगी कि आप अपनी साइट को बचा के रखें और दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते रहें, और उसके लिए आप रेगुलरली अपने आई डॉक्टर से अपनी जांच कराते रहें, अपने ग्लूकोमा की जांच कराते रहें। Any questions I can answer? There's one more question from Naina. She has asked me, I am an asthmatic and I am using regular steroid inhalers. Am I prone to develop glaucoma? जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज़ ग्लूकोमा कर सकता है, especially if you are a steroid responder. So आपको, चाहे आप इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली आई प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। How can glaucoma be prevented? Mr. Rahul Kumar is asking, how can glaucoma be prevented? See, the most important preventive factor is going for checkup. If we can detect it at an early stage,
we can prevent your vision loss. Even if we have slightest suspicion of glaucoma in any patient, sometimes we don't start the treatment if it is just suspicion, not a confirmed diagnosis. But still we have to keep those patients under regular monitoring, so that in future, if that suspicion turns into a confirmed diagnosis, at an early stage we can diagnose and treat your glaucoma. So I think the best prevention is going for a regular checkup. That is the best prevention. Another one question I can see, can cataract and glaucoma coexist? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें मैं थोड़ा इलेबोरेट ये करना चाहूँगी. बहुत से लोग कैटरैक्ट और ग्लूकोमा को कंफ्यूज कर देते हैं. कैटरैक्ट को हम आम भाषा में सफ़ेद मोतियाँ कहते हैं, ग्लूकोमा को हम आम भाषा में काला मोतियाबिंद कहते हैं. कैटरैक्ट में हमारी आँख का जो अंदरूनी लेंस होता है, जो कि यंग एज में एक शीशे की तरह साफ क्रिस्टल क्लियर होता है, वो उम्र के लिहाज से सफ़ेद होना शुरू हो जाता है. जैसे कि ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं एज के साथ, ऐसे ही आँख का लेंस भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे कैटरैक्ट बढ़ता है, आपके आँख के अंदर रोशनी का जाना कम होता जाता है. रेटिना, जो कि आँख का पर्दा जिसमें रोशनी कम पहुंचती है, तो हमारी विजन धुंधली होने लगती है, हमें ब्लर्ड दिखने लगता है. दैट इज़ एन एज रिलेटेड चेंज. I will not call it a disease, right? Cataract is an age-related change, and it never causes irreversible loss of vision. If your retina is healthy, if your optic nerve is healthy, whenever we do the surgery for the cataract, you get back your full visual potential. Your vision is restored fully. पर ग्लूकोमा के केस में ऐसा नहीं है. जैसे मैंने पहले भी मेरी टॉक के इनिशियल स्टेजेस में बताया कि ये इर्रिवर्सिबल, ग्लूकोमा इर्रिवर्सिबल लॉस करता है. जो लॉस हो गया हम उसे किसी भी ट्रीटमेंट से वापस नहीं ला सकते. इसलिए ग्लूकोमा को डायग्नोज करना इज़ मच मोर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू कैटरैक्ट. क्योंकि अगर ग्लूकोमा से आपकी नर्व डैमेज हो चुकी है तो वो आपकी विजन रिकवरी पूरी नहीं होगी. अगर आपको दोनों चीज़ें इकट्ठे हैं, कैटरैक्ट भी है, ग्लूकोमा भी है, तो कैटरैक्ट का ओनली सोल्यूशन इज सर्जरी. एंड उसके साथ साथ आपका ग्लूकोमा का इलाज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स साथ साथ चलता रहता है. सो कैटरैक्ट के लिए द ओनली एंड परमानेंट सोल्यूशन इज सर्जरी, एंड इट्स अ वन टाइम प्रोसेस. But for glaucoma, you need regular medication throughout your life and regular follow-up, because इसमें irreversible loss of vision होता है. तो most of the time aging population 50-60 years and above वो सोचते हैं कि विजन धुंधली हो रही है तो मोस्टली मुझे कैटरैक्ट डेवलप हो रहा होगा, सफ़ेद मोतियाबिंद डेवलप हो रहा होगा. बट ये भी जांचना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कैटरैक्ट के साथ साथ आपकी ऑप्टिक नर्व ग्लूकोमा से तो नहीं ग्रस्त हो रही, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं. सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न. इवन इफ यू हैव कैटरैक्ट, यू मस्ट चेक फॉर ग्लूकोमा, राइट? One more question which has popped up is glaucoma curable? As I told earlier also, it is preventable. It is not curable. Just like your diabetes, hypertension, which is controllable and preventable, but it is not curable. ऐसा नहीं है कि हम आपका जड़ से ग्लूकोमा किसी दवाइयों से ख़त्म कर दें या सर्जरी करके ख़त्म कर दें. आपको रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलोअप करते रहना होता है. अगर आपको हाइपरटेंशन है, वन मोर क्वेश्चन हैज़ पॉप्ड अप, अगर आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो क्या आपको ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है? यस, कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. इफ़ यू हैव डायबिटीज़ or hypertension, you are
more prone to develop glaucoma. Another question is, what is the most common form of glaucoma? जैसे मैंने बताया, एशियंस में क्लोज्ड एंगल एंड ओपन एंगल दोनों इक्वल प्रोपेंसिटी में होते हैं, रादर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा होता है। What could happen without any treatment? अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो धीरे धीरे आपका विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, साइड विजन जाती है और एंड स्टेज में आपकी ये एक टनल विजन रह जाती है। जैसे कि आप एक पाइप के थ्रू, टनल के थ्रू देख रहे हो, उसको हम टनल विजन कहते हैं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो यू एंड अप विद दिस टनल विजन। Is there any laser treatment available? Yes, as I told, for the closed angle glaucoma, we have to do a laser treatment along with the eye drops. Is surgery the first line of treatment? No. As I told earlier, eye drops and laser is the first modality of treatment. Surgery is usually required in the later stages if your disease is at a very advanced stage and does not get controlled with the medications. I hope all of you have benefited from this talk, and आप मुझे reach out कर सकते हैं. I am available daily. Healing Hospital Sector 34A Chandigarh, morning 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Saturday. You can book a prior appointment and reach out to me and check for glaucoma.